Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था और आज कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। आज ये जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 40 सॉल्व करना है, विच इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एलडीआर क्वेश्चन एज वेल, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट जो भी हमने पढ़ा था 6 स्टेप्स में जो भी एडजस्टमेंट्स पढ़ा था सारा का सारा यहाँ पे अप्लाई करने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। The balance sheet of Professional Limited and Dynamic Limited as of 31st March X2 is given below। ठीक है, दो एंटिटी का जो है ना बैलेंस शीट दिया है, क्या? एक प्रोफेशनल और एक डायनेमिक का। ठीक है, जिसमें नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट दिया है, फिर उसके बाद करंट एसेट्स है, इक्विटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, सारे चीजें है, करंट लाइबिलिटी है, विच इज अ नॉर्मल बैलेंस शीट। ठीक है, हमें देखना है अदर एडजस्टमेंट्स में, अदर इंफॉर्मेशन में जो भी एडजस्टमेंट्स दिया है ना वो देखना है सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या दिया है देखो, प्रोफेशनल लिमिटेड एक्वायर्ड 70% शेयर्स ऑफ डायनेमिक लिमिटेड ऑन 1 April X2। क्या हो रहा है यहाँ पे? जो मेरा प्रोफेशनल लिमिटेड है वो एक्वायर कर रहा है डायनेमिक लिमिटेड को। कितना? 70% शेयर्स। ठीक है, 70% शेयर्स यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रोफेशनल लिमिटेड विल गेन कंट्रोल ओवर द डायनेमिक लिमिटेड, बराबर। 51% से मोर परचेस किया तो फिर उस केस में क्या होता है, कंट्रोल आ जाएगा। तो प्रोफेशनल लिमिटेड यहाँ पे 70% कर परचेस कर लिया तो डायनेमिक लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। प्रोफेशनल लिमिटेड फॉर नाउ विल बी एक्वायरर एंड डायनेमिक लिमिटेड फॉर नाउ, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, अभी के लिए जो है ना ये एक्वायरी है। ठीक है, बाई इशूइंग इट्स ओन शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड। यानी क्या? जो प्रोफेशनल लिमिटेड है उसका एक शेयर मिलेगा फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ डायनेमिक लिमिटेड। जो यहाँ पे जो डायनेमिक है ना, डायनेमिक के हर 2 शेयर को, डायनेमिक लिमिटेड में जो भी शेयर है उसमें से हर 2 शेयर को 1 शेयर ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड वॉज 40 पर शेयर। कितना है? 40 पर शेयर है। तो अगर देखोगे यहाँ पे डायनेमिक लिमिटेड का शेयर्स कितना है, आओगे ऊपर तो यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, जिसमें सबसे पहला इक्विटी, इक्विटी में शेयर कैपिटल होगा। शेयर कैपिटल में यहाँ पे देखोगे डायनेमिक का शेयर्स कितना है, डायनेमिक का शेयर जो है ना 400, 400, और ये जो है गिवन इन लैक्स आई गेस, अमाउंट इज इन लैक्स। हाँ, अमाउंट इज इन लैक्स। तो यहाँ पे डायनेमिक का 400 है, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल 400 है, और डायनेमिक का जो है ना इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच ऑफ डायनेमिक एंड 10 रुपीज ऑफ प्रोफेशनल ईच, यानी क्या डायनेमिक का जो फेस वैल्यू है वो 100 है। तो देखोगे यहाँ पे डायनेमिक का शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल इज 400 लैक्स। ऐसा लिखूं तो मैं ऐसा लिख जाता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ 400 लैक्स, और इसका पर वैल्यू का शेयर कितना है? 100, राइट। तो ऐसा कंप्यूट करो तो कितना आता है, कितना शेयर है? 4 लाख शेयर हुए, राइट। यस सर। अब ये जो 4 लाख शेयर्स में से प्रोफेशनल लिमिटेड ने कितना 70% एक्वायर किया है ना, प्रोफेशनल लिमिटेड 70% एक्वायर किया। तो 4 लाख का 70% बताओ कितना आता है? 2 लाख 80, बराबर। 2 लाख 80। बट ये 2 लाख 80 में भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डायनेमिक का हर 2 शेयर को एक 1 शेयर ऑफ प्रोफेशनल मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो फिर कितना शेयर्स इशू होगा? 1,40,000, 1,40,000 शेयर्स इशू होगा। अब यहाँ पे एक और चीज देखने की इशू क्या है कि द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड, प्रोफेशनल लिमिटेड का यहाँ पे फेयर वैल्यू जो है वो कितना है? 40 पर शेयर, राइट। 40 पर है। तो नॉर्मली हम पीसी के लिए, पीसी फॉर द पर्पस ऑफ पीसी, किसका फेयर वैल्यू लेते हैं, एक्वायरी या एक्वायरर? बताओ किसका लेंगे फॉर पीसी? हाँ, एक बार एक्वायरर। तो फिर यहाँ पे इंटू 40 पर शेयर करो, तो 1,40,000 इंटू 40, मेरा कितना आ गया यहाँ पे? 56 लाख का शेयर इशू हो गए।
अब तक क्या समझा? शेयर्स 56 लाख का शेयर्स किसने, प्रोफेशनल ने डायनेमिक को इशू किया। दिस इज अ काइंड ऑफ परचेस कंसिडरेशन। यहां तक क्लियर है क्या? पहले एडजस्टमेंट बताओ। Yes, sir. देन आगे बोल रहा है द फेयर वैल्यू exercise resulted in the following. All numbers are in lakhs. Fair value of PPE on 1st April X2 was 350 lakhs. ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू कितना है पीपीई का? 350। डायनेमिक लिमिटेड में यहाँ पे जो भी देखना है, प्रोफेशनल का नहीं देखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो प्रोफेशनल जो कौन है यहाँ पे, प्रोफेशनल इज एन एक्वायरर। एक्वायरर से जब तक हम एडजस्टमेंट्स देख रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या देखना है हमें? एक्वायरी का बैलेंस शीट देखना है। एक्वायरी का बैलेंस शीट देखना है। अब एक्वायरी का बैलेंस शीट में पीपीई इज 500, उसका बुक वैल्यू 500 है, बट इसका फेयर वैल्यू अगर देखो मैं, फेयर वैल्यू इज 350। तो बताओ एज पर इंड एस 103, यहाँ पे जो भी हम एसेट्स एक्वायर करेंगे वो फेयर वैल्यू में करेंगे या बुक वैल्यू में करेंगे? एज पर इंड एस 103 Fair value. फेयर वैल्यू, राइट। तो फिर यहाँ पे 350 के वैल्यू में एक्वायर होगा। एक और चीज क्या, यहाँ पे बुक वैल्यू इज 500 और जो मेरा जो फेयर वैल्यू है 350 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसके ऊपर डीटीए भी क्रिएट करना पड़ेगा। डीटीए या डीटीएल जो भी डेफर्ड टैक्स आएगा, अगर रेट दिया होगा तो फिर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो अज्यूम्ड क्या होता है नॉर्मली डेफर्ड टैक्स कंप्यूट करने, अगर रेट दिया है तो हमें कंप्यूट करना है, रेट नहीं दिया तो इग्नोर करना है। चलो आगे देखते हैं। प्रोफेशनल लिमिटेड ऑल्सो एग्रीड to pay an additional payment as a consideration that is higher of 35 lakhs and 25% of any excess profits in the first year after acquisition over its profit in the preceding 12 months made by the Dynamic Limited. This additional amount will be due after 2 years. Dynamic Limited had earned 10 lakh profit in the preceding year and expects to earn another 20 lakhs. तो ये स्टेटमेंट सेकंड वाला पार्ट एक बार रीड करो और मुझे बताओ क्या है ये, कौन सा एडजस्टमेंट है, हम क्या बोलते हैं इसको नॉर्मली, बोलो। Contingent. हम्म। Deferred consideration. डिफर्ड कंसिडरेशन, अच्छा। Consideration. फिर से एक बार रीड करो। यहाँ पे दो चीजें हैं, सेकेंड वाले एडजस्टमेंट में दो चीजें हैं। डन। Mm. क्या Yes, लग sir. रहा है? डिफर्ड, डिफर्ड ही है। नहीं, deferred हम्म। तो नहीं, contingent consideration है. ऐसा लग रहा है क्या Contingent. कंटिजेंट? चलो फिर से पढ़ते। प्रोफेशनल लिमिटेड ने ऑल्सो एग्री टू पे एन एडिशनल पेमेंट एज अ कंसिडरेशन दैट इज हायर ऑफ 35 lakhs। ठीक है, 35 lakhs का इसने प्रॉमिस किया। यहाँ पे देखो वर्डिंग क्या है, एंड 35 lakhs एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस प्रॉफिट। यानी क्या, ये जो 35 lakhs है, दिस 35 lakhs इज नथिंग बट माई डेफर्ड कंसिडरेशन। अब ये डेफर्ड कंसिडरेशन कैसे डिसाइड किया आगे बताता हूं मैं, पूरा रीड करने के बाद। इतना तो समझ लो कि यहाँ पे प्रोफेशनल लिमिटेड जो है ना, ये एग्रीड किया। क्या एग्री किया? एडिशनल पेमेंट करेगा। कितना? 35 lakhs का। ठीक है, 35 lakhs करेगा और उसके साथ साथ में एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस प्रॉफिट
made in the first year after acquisition over its profit in the preceding 12 months made by the Dynamic Limited. 35 lakhs तो मिलेगा ही, बट अगर पिछले एक साल में, पिछले 12 मंथ्स में, इन केस मेरा प्रॉफिट 25% से नहीं, इफ मेरा प्रॉफिट एक्सीड करता है एक स्पेसिफिक लिमिट, ठीक है, उसका 25% एडिशनल देगा। ठीक है, ये सेंटेंस वो बोल रहा है। मेड बाय द डायनेमिक लिमिटेड, दिस एडिशनल अमाउंट विल बी ड्यू आफ्टर 2 years। कौन सा एडिशनल अमाउंट? जो भी 35 lakhs मिल रहा है, ये जो है ना, ये आफ्टर 2 years का ड्यू है। डायनेमिक लिमिटेड हैज अर्न 10 lakh प्रॉफिट इन द प्रीसीडिंग ईयर एंड एक्सपेक्ट्स टू अर्न 20 lakhs। ठीक है, एक्सपेक्ट टू अर्न अनदर 20 lakhs। तो प्रीसीडिंग ईयर में कितना? 10 lakhs अर्न किया, और उसके बाद अनदर 20 lakhs एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली इतना समझ लो, ये 35 लाख है। ये जो एडिशनल जो है ना कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है विच इज एक्सेस ऑफ 5 लाख, ये कब कंसिडर करेंगे हम? जब उसका फेयर वैल्यू अवेलेबल है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी फेयर वैल्यू दिख रहा है क्या? बोलो। नो। नहीं है ना फेयर वैल्यू। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो है ना डेफर्ड कंसिडरेशन कंसिडर करेंगे। अब ये जो डेफर्ड कंसिडरेशन है, ये ड्यू आफ्टर 2 years है। 2 years का ड्यू है, यानी क्या? मुझे 2 साल बाद 35 lakhs मिलने वाला है, राइट? 2 साल बाद मिलने वाला है, तो मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा। अब डिस्काउंटिंग रेट कहाँ दिया है? यहाँ पे देख लो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड, वो ठीक है। अज्यूम 10% डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट नीचे दिया है ना, तो डिस्काउंट रेट डिस्काउंट करके बताओ 2 साल के लिए कितना आएगा? 28.93 आ रहा है। समझा क्या? हाँ, ये बस सर। इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है, ये एक्सेस 25% देते हैं ना, तो फिर नॉर्मली कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन लगता है। बट यहाँ पे एक लिटरल वर्ड मीनिंग से जनरली नहीं पढ़ना है, आराम से बैठ के पढ़ना है, तब जाके समझ में आएगा कि यहाँ पे 35 लाख जो है वो डेफर्ड कंसिडरेशन है, उसके साथ साथ में कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन भी है। चलो आगे देखते हैं। इन एडिशन टू अबाउ, प्रोफेशनल लिमिटेड ऑल्सो एग्री टू पे वन ऑफ द फाउंडर्स शेयर होल्डर। ठीक है, वन ऑफ द फाउंडर शेयर होल्डर यानी क्या? जो डायनेमिक लिमिटेड का फाउंडर है, ठीक है, जो डायनेमिक लिमिटेड का फाउंडर है, उसका शेयर होल्डर को अ पेमेंट ऑफ 20 lakhs प्रोवाइडेड ही स्टेज विद द कंपनी फॉर 2 years आफ्टर द एक्विजिशन। तो हमने देखा था कि क्या, अगर जो फाउंडर का एम्प्लॉय है, वन ऑफ द फाउंडर, अच्छा कोई भी फाउंडर है, की मैनेजरल पर्सन है, और वो की मैनेजरल पर्सन को कुछ पेमेंट कर रहा है, कौन? एक्वायरर। ठीक है, तो क्या उसको पीसी में इंक्लूड करेंगे? क्या बताओ, क्या उसको पीसी में इंक्लूड करेंगे? नो। नो। कहाँ पे जाएगा? दिस विल बी कंसिडर्ड एज रेम्यूनरेशन, एंड इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे हम। ठीक है, दैट क्लियर? सिंपल। यस सर। आगे देखेंगे। डायनेमिक लिमिटेड हैड अ सर्टेन इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। किसके पास? डायनेमिक लिमिटेड के पास कुछ, एक मिनट, क्या हो गया? हैंग हुआ है क्या? ठीक है, आ गया। डायनेमिक लिमिटेड हैड सर्टेन इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स, ओरिजिनल अवार्ड्स। दिस इज नथिंग बट एसबीपी, शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट हम किस पे इंक्लूड करेंगे? स्टेप 3 या? और ऊपर भी जो हमने पढ़े थे, या वाला डेफर्ड कंसिडरेशन, दिस इज ऑल्सो स्टेप 3, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। एंड ये वाला भी स्टेप 3 में ही आएगा, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, अब क्या है? विच वॉज रिप्लेस्ड बाय न्यू अवार्ड्स इशूड बाय प्रोफेशनल लिमिटेड as per the original terms. The vesting period was 4 years, as of the acquisition date, the employees of Dynamic Limited have already served 2 years of services. ठीक है, तो एसबीपी है। अब एसबीपी का केस क्या है? डायनेमिक का ओरिजिनल अवार्ड है। ओरिजिनल अवार्ड का क्या कंडीशंस एंड टर्म्स है देख लेते हैं। इसका 4 years का वेस्टिंग पीरियड था, राइट? इसका 4 years का वेस्टिंग पीरियड है। इसमें से भी 2 years आर ऑलरेडी वेस्टेड। वेस्टेड यानी क्या? दिस इज नथिंग बट एक्सपायर्ड पीरियड। एंड दो 2 years
आर पेंडिंग, पेंडिंग इन द सेंस अभी क्या है, इन फ्यूचर वेस्ट होगा। आगे क्या बोल रहा है देखो, अब प्रोफेशनल लिमिटेड ने रिप्लेस कर लिया किसको, जो भी अवार्ड्स है उसको रिप्लेस कर दिया, यानी डायनेमिक लिमिटेड के बुक्स में ये था एसबीपी अवार्ड्स, प्रोफेशनल लिमिटेड उसके अवार्ड से रिप्लेस कर दिया। जब रिप्लेस करेगा, एज पर दी रिप्लेस्ड अवार्ड्स द वेस्टिंग पीरियड, जो भी वेस्टिंग पीरियड है, हैज बीन रिड्यूस टू 1 ईयर, 1 ईयर फ्रॉम द एक्विजिशन डेट। यानी क्या, अगर यहाँ पे मैं टेबल में बताऊं, नीचे देखो यहाँ पे डायनेमिक लिमिटेड का था, यहाँ पे ओरिजिनल अवार्ड 1 साल कंप्लीट हो गया, एंड सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, राइट। अब सेकेंड ईयर में जाके क्या हो रहा है, सेकेंड ईयर में यहाँ पे प्रोफेशनल जो है रिप्लेस कर दिया अवार्ड, राइट। अब आगे 2 साल बचा है, 3 ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। 4 साल का अवार्ड था ओरिजिनली, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर किसके पास, डायनेमिक लिमिटेड के पास था, थर्ड एंड फोर्थ कौन रिप्लेस करेगा, प्रोफेशनल। बट प्रोफेशनल जब रिप्लेस कर रहा था उसने क्या कर दिया, ये जो फोर्थ ईयर है ना, इसको रिड्यूस कर दिया और बोला कि सिर्फ 1 साल रहेगा और अवार्ड। यानी क्या, अब क्या हो रहा है, अब मेरा जो प्रोफेशनल करेगा, इसका जो पीरियड होगा, इसका जो वेस्टिंग पीरियड होगा, वो सिर्फ 3 साल रहेगा, राइट। वही बोल रहा है ना देखो, डायनेमिक लिमिटेड हैव ऑलरेडी सर्व 2 ईयर्स, एज पर द रिप्लेस्ड अवार्ड्स द वेस्टिंग पीरियड हैज बीन रिड्यूस टू 1 ईयर, 1 साल तक कम कर दिया। 2 साल खत्म हो गया था ऑलरेडी, बचा 2 साल, ये 2 साल में से 1 साल जो है ना ये रिड्यूस कर दिया, तो फिर 1 साल का ही वेस्टिंग पीरियड फर्दर होगा, ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ द अवार्ड ऑन द एक्विजिशन डेट, ओरिजिनल अवार्ड का कितना था, 5 lakhs, एंड रिप्लेस्ड अवार्ड का 8 lakhs था, ठीक है। रिप्लेसमेंट वाला समझा, क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोफेशनल जो है ना ये रिप्लेस कर रहा है अवार्ड, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये रिड्यूस कर रहा है, कैंसल्ड। तो सिर्फ अपना जो है ना यहाँ पे इतना 1 साल के लिए रहेगा। अब इसका नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली एसबीपी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, हमें क्या कंप्यूट करना है, हमें क्या कंप्यूट करना है यहाँ पे, हमें प्री कॉम्बिनेशन वाला पार्ट कंप्यूट करना है, राइट। प्री कॉम्बिनेशन, क्यों प्री कॉम्बिनेशन, क्योंकि पहले जो है ना, पहले 2 साल पहले मतलब ऑन द एक्विजिशन डेट के पहले किसके पास था, डायनेमिक लिमिटेड के पास था। डायनेमिक लिमिटेड की बुक्स में ऑलरेडी 2 साल अमोर्टाइज हो चुका है। अब ये 2 साल का हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा कितना है, और उसको पीसी में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका कंप्यूटेशन कैसा होगा, हम क्या करते हैं, ओरिजिनल अवार्ड डिवाइडेड बाय न्यू वेस्टिंग पीरियड, और ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड इनटू एक्सपायर्ड पीरियड करते हैं। विद दिस वी गेट प्री कॉम्बिनेशन का ऑब्लिगेशन, राइट। विद दिस वी गेट प्री कॉम्बिनेशन का ऑब्लिगेशन। तो अगर यहाँ पे कंप्यूट करोगे, हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ओरिजिनल अवार्ड का फेयर वैल्यू पता है क्या, यस। देखो ओरिजिनल वैल्यू का दिया है यहाँ पे 5, तो कंप्यूट कर सकते हो आराम से 5। एंड न्यू प्लान जो रहता है, न्यू वेस्टिंग पीरियड इज नथिंग बट, जितना भी ये जो एक्वायरर है ना, एक्वायरर का जो वेस्टिंग पीरियड है, एक्वायरर का वेस्टिंग पीरियड आफ्टर एक्विजिशन डेट विल बी ओनली 1 ईयर, राइट, प्लस एक्सपायर्ड पीरियड। न्यू वेस्टिंग पीरियड इज नथिंग बट, जो है ना एक्वायरर का जो भी वेस्टिंग पीरियड है प्लस एक्सपायर्ड पीरियड। तो यहाँ पे एक्वायरर का वेस्टिंग पीरियड 1 साल है, प्लस 2 साल जो है ना मेरा एक्सपायर पीरियड है। और ओरिजिनल वाला क्या था, ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड वॉज 4 ईयर्स, राइट। इसमें से विच एवर इज हायर ले लेंगे इन टू एक्सपायर्ड पीरियड, तो कंप्यूट कर लो कितना आता है, 5 डिवाइडेड बाई विच एवर इज हायर, मतलब 4 ले लेंगे ना यहाँ पे, 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, तो 2.5 जो है ना हम पीसी में इंक्लूड करेंगे। इसका वो विस्तार में सॉल्व करते हैं, अभी यहाँ पे यहाँ तक एक बेसिक आइडिया आ गया क्या, इसको पीसी में इंक्लूड करेंगे।
ठीक है, समझा ये चीज? नहीं समझा होगा तो फिर से करेंगे अपन, डोंट वरी। हाँ, यस सर। हम्म। ओके। चलो, आगे एक और चीज क्या बोल रहा है। डायनेमिक लिमिटेड हैड अ लॉ सूट पेंडिंग विद द कस्टमर हु हैड मेड अ क्लेम ऑफ रुपीज 50 lakhs। ठीक है, मैनेजमेंट रिलायबली एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी टू बी 5 लाख। ठीक है, डायनेमिक लिमिटेड के ऊपर कुछ केस चल रहा है, उसका जो है ना एस्टिमेट कितना कर रहा है कस्टमर, 50 lakhs। बट मैनेजमेंट मैनेजमेंट में एस्टिमेट किया और मैनेजमेंट ने इसका फेयर वैल्यू यानी रिलायबल एस्टिमेट निकला है, रिलायबल एस्टिमेट, और ये रिलायबल एस्टिमेट 5 lakhs है। तो डायनेमिक लिमिटेड के बुक्स में ये जो केस है, दिस केस, ये जो लॉ सूट का है, दिस इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, राइट। ये जो लॉ केस है ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, जो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया होगा। बट यहाँ पे अगर इनकेस हमने पढ़ा था, किस में पढ़ा था, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में क्या पढ़ा था कि इन केस अगर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का रिलायबल एस्टिमेट हो, तो उस केस में उस रिलायबल एस्टिमेट को हम आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में इंक्लूड करेंगे, यानी क्या, उसको लाइबिलिटी मान लेंगे हम। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 5 lakhs का रिलायबल एस्टिमेट है तो इसको आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में ऐड कर लेंगे इन द सेंस लाइबिलिटी में। और दिया है अप्लीकेबल टैक्स रेट ऑफ बोथ द एंटिटीज आर 30%, 30% टैक्स रेट दिया है, यानी यहाँ पे हम क्या कंप्यूट करेंगे, हम कंप्यूट करेंगे DTA या DTL जो भी है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओपनिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड एज ऑन 1 April अज्यूमिंग 10% डिस्काउंट रेट। ठीक है, 10% डिस्काउंट रेट मानते हुए हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। करेगा सोल्यूशन, क्वेश्चन देखना है फिर से फॉर योर नहीं, कंफर्ट। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो। हमारा नॉर्मली स्टेप 1 क्या होता है, आइडेंटिफाइंग एक्वायरर, राइट, आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर। तो यहाँ पे एक्वायरर कौन है, यहाँ पे एक्वायरर इज, कौन है, प्रोफेशनल लिमिटेड, एज इट इज issuing its own equity shares to acquire डायनामिक लिमिटेड। ठीक है, सेकेंड वाला क्या होता है हमारा, स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्विजिशन डेट, राइट, बरोबर चल रहा हो ना। यस सर। अब यहाँ पे एक्विजिशन डेट क्या है बताओ, यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन में दिया है कि ऑन 1 April क्वेश्चन में दे दिया है ऑलरेडी। एक्विजिशन डेट इज द डेट when acquirer, that is professional limited, pays purchase consideration. In this case, acquisition date is 1 April X2, right? X2 ये ना, हाँ। Then comes my step 3,
स्टेप 3 में क्या है? मैच्योरिंग एंड रिकग्नाइजिंग परचेज कंसिडरेशन। हमने ऑलरेडी कंप्यूट करके रखा है परचेज कंसिडरेशन, राइट? कुछ अलग कलर से करते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या इशू हो रहा है? शेयर्स। सबसे पहले क्या इशू हो रहा है? शेयर्स इशू हो रहा है ना? तो पहले होगा इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स में भी ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड, राइट? डायनेमिक का कितना था? 400 lakhs डिवाइडेड बाय 100 उसका फेस वैल्यू था। ठीक है। तो कितना? 4 लाख शेयर्स आ गए। शेयर्स ऑफ डायनामिक डायनामिक लिमिटेड। समझ रहा है ना क्या कर रहा हूँ? हाँ, यस सर। 4 लाख शेयर्स है। अब 4 लाख शेयर्स में से फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ डायनामिक, रिकॉर्ड हो रहा है ना? डायनामिक लिमिटेड, 1 शेयर ऑफ प्रोफेशनल। तो अगर इसे कंप्यूटेशन देख लो तो 4 लाख शेयर्स का डिवाइडेड बाय 2 × 1, तो कितना शेयर्स आ जाएगा? 2 लाख शेयर्स, राइट? 2 लाख क्या आएगा ना? और यहाँ पे प्रोफेशनल लिमिटेड का जो है ना, कितना शेयर्स एक्वायर कर रहा है प्रोफेशनल लिमिटेड? 70%। 70% एक्वायर कर रहा है और इसका फेयर वैल्यू भी दिया है 40। ठीक है। ये नीचे कर लेते हैं। तो 2 लाख शेयर्स इंटू 70% इंटू ₹40। तो कंप्यूट करो कितना आता है। हमने ऑलरेडी कंप्यूट किया ना ऊपर, क्यों फिर से कंप्यूट करना? 56 lakhs रुपीज। 56 lakhs। क्लियर यहाँ तक? यस। सेकेंड मेरा बी वाला पार्ट क्या था? बी में डिफर्ड कंसिडरेशन, राइट? डिफर्ड कंसिडरेशन कितना? और ₹35 lakhs। 35 lakhs ड्यू आफ्टर 2 years, राइट? इसको हमने डिस्काउंट किया था। पीवी ₹35 lakhs। और डिस्काउंट रेट पता है मुझे? 1.10। कितना? 2 साल के लिए। तो ये कुछ आया था, कंप्यूट कर लो यार, 35 lakhs डिवाइडेड बाई 1.10। एक मिनट, यहाँ पे अमाउंट सारे जो दिया है वो दिया है इन लैक्स ना, तो इन लैक्स ही कर लेते हैं।
56 lakhs था यहाँ पे। तो यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाय, कितना है ये बताइए, ₹28.93। ठीक है, यानी क्या, फ्रॉम दी स्टार्ट ईयर ऑन द एक्विजिशन डेट हम प्रोविजन बना के रख रहे हैं कि 2 साल बाद हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, देन सी, और क्या दिया है, और क्या दे रहा है, आई मीन ये तो इन एडिशन टू अबाउ प्रोफेशनल लिमिटेड, ये 20 lakhs वाला पार्ट जो है ना, ये तो पीएनएल में चला जाएगा, राइट। एंड इन एडिशन टू प्रोफेशनल लिमिटेड, ये ठीक है, एसबीपी प्लान है, शेयर बेस्ड पेमेंट। इसका नॉर्मली हम क्या करते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट पे, ओरिजिनल अवार्ड एज पर एक्वायरी, यानी क्या, एक्वायरी का जो ओरिजिनल अवार्ड था वो डिवाइडेड बाय न्यू वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, और ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड इनटू एक्सपायर्ड पीरियड। ठीक है, ये फॉर्मूला का लॉजिक भी मैंने समझाया था एक लेक्चर में, पूरा आधा एक घंटे में समझाया था। तो ओरिजिनल अवार्ड इन द सेंस जो एक्वायरी है, एक्वायरी का जो है ना ओरिजिनल अवार्ड, ओरिजिनल इनिशियली जो भी डिक्लेयर किया था ना वो अवार्ड जो भी है वो आ जाएगा, डिवाइडेड बाय न्यू वेस्टिंग पीरियड। नाउ न्यू वेस्टिंग पीरियड इज नथिंग बट, न्यू वेस्टिंग पीरियड जो है ना, दिस वन इज माई न्यू वेस्टिंग एज पर एक्वायरर प्लस एक्सपायर्ड पीरियड। ठीक है, इन दोनों में से हम क्या करते हैं, विच एवर इज हायर लेके कंप्यूट करते हैं। ठीक, एक और न्यू सेशन क्रिएट करते हैं, उसमें कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। हम्म, तो यहाँ पे ओरिजिनल अवार्ड बेस्ड ऑन एक्वायरी, एक्वायरी का ओरिजिनल अवार्ड कितना है देखो, ओरिजिनल वैल्यू इज 50, सॉरी 50 नहीं, 5 lakhs, राइट। तो ये आ गया 5 lakhs यहाँ पे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, न्यू वेस्टिंग पीरियड। अब न्यू वेस्टिंग पीरियड क्या है, तो देखो ऑन दी वेस्ट एक्विजिशन डेट, ऑन द एक्विजिशन डेट एक्वायरर का, एक्वायरर का जो है ना, एक्वायरर का वेस्टिंग पीरियड, फर्दर वेस्टिंग पीरियड कितना है, 1 ईयर है। ये 1 ईयर कैसे कंप्यूट किया, ये 1 ईयर ऐसा कंप्यूट किया, देखो 4 साल का है, 4 साल में से दोनों 2 साल एक्सपायर हो गए, अब बचते हैं 2 साल। अब ये 2 साल में से जो एक्वायरर है, एक्वायरर ने क्या किया, इसमें से भी 1 साल रिड्यूस कर दिया। ठीक है, 1 साल रिड्यूस कर दिया, तो फिर बचता है 21 साल का वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, तो वो एक्वायरर का न्यू वेस्टिंग पीरियड है। साथ साथ में हम कंप्यूटेशन के लिए ऐड कर लेते हैं इसमें एक्सपायर्ड पीरियड एज वेल, 2 ईयर्स। तो मेरा न्यू वेस्टिंग पीरियड फॉर कंप्यूटेशन इज 3 ईयर्स, राइट, 3 साल है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ईयर प्लस 2 ईयर, और और देखना है मुझे ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड कितना था। तो ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड याद है ना, 4 ईयर्स का है, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड इज 2 ईयर्स। तो देखो कंप्यूट करो, इनमें से विचेवर इज हायर लेंगे, हायर क्या है, 4 ईयर्स है, 4 ईयर्स के बेसिस में कंप्यूटेशन करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, तो कितना आएगा, 2.5 lakhs। ठीक है, यस सर। समझ गया। और कुछ है क्या क्वेश्चन में देखो, ये वाला जो है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, इसका इफेक्ट इन जो स्टेप नंबर 4 है, दैट इज आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, उसमें आ जाएगा। तो मेरा टोटल पीसी कितना हुआ वो देखो, टोटल परचेज कंसिडरेशन
टोटल परचेज कंसिडरेशन इज 56 प्लस 28.93 एंड 2.5। तो मेरा टोटल कंसिडरेशन इज 87.43 लैक्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? सिंपल था। क्या क्या किया हमने? अब इसके साथ साथ में हम क्या करते, छोटे अक्षरों में हम इसका प्रेजेंटेशन भी लिख लेते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है मेरा इक्विटी शेयर्स, क्या करेंगे हम इसमें? दो दो वैल्यू करेंगे। वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। एक मेरा ये पूरा का पूरा डायरेक्टली हम लिख लेते हैं और बाद में बाइफरिकेशन करेंगे। ये जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक है, बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। चलो, ये वाला अमाउंट कहाँ पे जाएगा बताओ? दिस अमाउंट, ये क्या है? हम आज के दिन से ऑन द एक्विजिशन डेट फॉर फ्यूचर हम प्रोविजन बना के रख रहे हैं। वही है ना, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं और उसका प्रोविजन बना के रखेंगे। इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे एंड ईयर एंड में, ईयर सेकेंड ईयर के ईयर एंड में हम 35 लाख बना के इसको पेमेंट करेंगे। तो दिस इज नथिंग बट 2 साल के लिए, मोर देन 12 मंथ्स है। दिस विल बी डिस्क्लोज्ड अंडर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंडर डिस्क्लोज हो गया, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर डिक्लेयर होगा। और ये वाला जो है, दिस वाला, ये जाएगा इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं ना। ठीक है, इक्विटी शेयर है तो जाएगा ये अदर इक्विटी में। ये वाला पार्ट ये रिजर्व बना के रखा, यानी क्या? 4 साल था, यहाँ पे कहीं तो टेबल बनाया था ना मैं। ठीक है, इतना समझ लो, यहाँ पे आ जाओ बताता हूँ। ये ईयर्स है, 2 साल ये वाला था, 2 साल ये वाला। इसमें क्या है, जो डायनेमिक लिमिटेड ने क्या किया होगा, क्या किया होगा, जो भी 2 साल का यहाँ पे एसबीपी रिजर्व क्रिएट किया होगा। ठीक है, एसबीपी रिजर्व क्रिएट किया होगा, इसी को हम कंप्यूट कर रहे हैं, विच इज नथिंग बट 2.5 लैक्स। एसबीपी रिजर्व कहाँ पे जाएगा? अदर इक्विटी में। तो उसके लिए हम ये डिस्क्लोज करेंगे अंडर अदर इक्विटी। ठीक है, ये मेरा प्रेजेंटेशन वाला पार्ट हो गया। इज दैट क्लियर? बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ, यस। पक्का? अभी तक हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग एक्वायरर। अब ये जो बड़ा क्वेश्चन है ना, बड़ा क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपली इतना समझ में आ रहा है कि एक्वायरर तो इजी था और ये वाला पार्ट इजी था, इसको तुम एग्जाम में स्किप कर सकते हो। यहाँ पे तुम फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसके लिए बता रहा हूँ, मेन इंपॉर्टेंट ये वाला था। चलो, स्टेप नंबर 4 देखते हैं हम। अब आ जाएगा स्टेप 4। क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूट करना है हमें आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। कैसे कंप्यूट करेंगे? तो आ जाओ, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में मुझे फेयर वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू पीपीई दिया है, बरोबर है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे सिर्फ और सिर्फ जो भी फेयर वैल्यू दिया है वो किसका दिया है? सिर्फ पीपीई का दिया है। ठीक है, तो जो भी चेंजेस करेंगे हम सिर्फ पीपीई का करेंगे, बाकी का जो भी है ना, बाकी का जो डायनेमिक लिमिटेड में जो भी है, दिस वाला, बाकी का वाला जो है ना, जो बुक वैल्यू है उसी को अज्यूम करेंगे हम हैज अ फेयर वैल्यू। समझ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूरा का पूरा फेयर वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ किसका दिया है? पीपी का दिया है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी वाला जो असेट्स है ना, बाकी वाले असेट्स हम क्या मानेंगे? द बुक वैल्यू विल बी कंसिडर सेम एज फेयर वैल्यू। तो आ जाओ मेरे पास और देख लो क्या क्या है, पर्टिकुलर्स। और साथ साथ में हम क्या करेंगे, इसका ये भी करेंगे, क्या बोलते हैं, डेफर टैक्स, फेयर वैल्यू। ठीक है, और कुछ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले वाला पार्ट ये है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मेरे बुक में कितना वैल्यू है? 500, राइट। फेयर वैल्यू उसका कितना है? 150, 350 सॉरी। हाँ, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इज 150।
राइट। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इज नथिंग बट जो भी फेयर वैल्यू डिफरेंस है ना, डिफरेंस को फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है। ये कहाँ से आया? दिस वन इज बुक वैल्यू, दिस वन इज फेयर वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन, और ये 150 इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे? डेफर्ड टैक्स क्रिएट करेंगे, वो क्रिएट करेंगे लास्ट में। और क्या है आगे देख लो। मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू कुछ नहीं दिया तो सेम रहेगा एंड डिफरेंस जीरो रहेगा। राइट। फिर उसके बाद फाइनेंशियल असेट्स है, जिसमें हम देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 300 एंड 300 सेम। क्यों? इसका भी मुझे फेयर वैल्यू नहीं दिया है, तो फिर बुक वैल्यू कंसिडर इज कंसिडर एज फेयर वैल्यू। उसके साथ साथ में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 100 एंड 100। ठीक है। अदर्स 230। चलो आगे क्या है? इसमें से लेस कर दूंगा मैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्या क्या है? सबसे पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये सारे क्वेश्चन में ही दिया है या? एवरीथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन। देन उसके बाद क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कितना है? 70 एंड 70। ठीक है। एंड फिर उसके बाद आ जाएगा मेरा डेफर्ड टैक्स, जो मेरा 35 है। 35 है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ये है 150। 150। फिर आ जाएगा ट्रेड लाइबिलिटी में पेबल आएगा। ट्रेड पेबल्स, समझ रहा है ना क्या कर रहा हूँ? यस सर। ट्रेड पेबल इज नथिंग बट 300। 300 रुपया ट्रेड पेबल है। फिर आ जाएगा एक और चीज, इतना ही लाइबिलिटी है। इसके साथ साथ में हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी भी यहाँ पे दिखाएंगे। क्यों? क्यों दिखाएंगे? क्योंकि इसका रिलायबल एस्टिमेट अवेलेबल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको दिखाएंगे। इसका नोट लिख देते नीचे, एज रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉन्टिंजेंट liability is available, same will be considered as a liability in INA। INA मतलब क्या है? आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। तो यहाँ पे कितना है? 5 है ना? 5 एंड 5। बुक में कुछ नहीं है मेरे यहाँ पे, डायरेक्टली फेयर वैल्यू में आ जाएगा। फेयर वैल्यू बुक्स में कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नहीं है, राइट। लाइबिलिटी साइड अगर देखोगे ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखोगे ट्रेड पेबल में खत्म हो जाएगा, बरोबर। ट्रेड पेबल में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हम अलग से फेयर वैल्यू में लिया, उसके लिए हमने कंसिडर किया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? बताओ। तो यहाँ यस पे सर। मेरा नेट असेट्स आएगा। तो नेट असेट्स कितना आएगा? लेस करने के बाद बताओ कितना आएगा? 350। अब यहाँ पे कंप्यूटेशन, एक्विजिशन के लिए कौन सा पार्ट लेंगे हम? ये वाला। एक्विजिशन अकाउंटिंग के लिए ये वाला पार्ट लेंगे। ठीक है। जो फेयर वैल्यू है वो वाला पार्ट लेंगे हम। यहाँ पे बुक वैल्यू क्यों इंक्लूड किया है सर यहाँ पे? इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि हमारा डेफर्ड टैक्स कंप्यूटेशन के लिए इजी हो जाए, उसके लिए इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे बताओ नेट असेट्स कितना आ रहा है कंप्यूट करके?
350 प्लस 100। अच्छा, यहाँ पे इन्वेंट्रीज भी है, 1 मिनट। इन्वेंट्रीज है 350 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 230 प्लस 150 माइनस 200 70 35 150 300 माइनस 5। मेरा नेट एसेट्स यहाँ पे कितना आया? 470। ठीक है, कैलकुलेशन देख लो एक बार, सही है क्या मेरा? कैलकुलेशन इज राइट। और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितना है? 155 का। यहाँ पे 470 प्लस 150। सही है कैलकुलेशन? हाँ सर सही है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखना है मुझे, डेफर्ड टैक्स कंप्यूट करना है। डेफर्ड टैक्स कैसे कंप्यूट होगा? डिफरेंस दिख रहा है 5 का, सॉरी 150 और 5 का। तो अब बताओ कैसा हम कंप्यूट करेंगे डेफर्ड टैक्स? डेफर्ड टैक्स का मैं सिंपल फंडा बताया था कि ये वाला जो है ना, बुक वैल्यू इज ऑलवेज कंसिडर इन एक्विजिशन अकाउंटिंग। एक्विजिशन अकाउंटिंग में अगर टैक्स टैक्स बेस दिया है देन डिफरेंट पार्ट, टैक्स बेस हम टैक्स बेस ले लेंगे। यहाँ पे टैक्स बेस नहीं दिया है ना, तो उसके लिए हम इसको क्या कंसिडर करते हैं? टैक्स बेस। एंड फेयर वैल्यू का हम कंसिडर करते हैं अकाउंटिंग बेस। ठीक है, क्या करते हैं? टैक्स बेस हम बुक वैल्यू को कंसिडर करेंगे, फेयर वैल्यू को हम अकाउंटिंग बेस कंसिडर करेंगे। अब तुम्हें एक 2 मिनट का टाइम देता हूँ, मुझे बताओ यहाँ पे जो 150 का जो फेयर वैल्यू, ये वाला है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ये जो एडजस्टमेंट के ऊपर डिफर्ड टैक्स डीटीएल क्रिएट होगा या डीटीए क्रिएट होगा? बताओ क्या क्रिएट होगा? सिंपल है, मैंने जो लॉजिक बताया था उसके हिसाब से देख लेना, तो समझ में आ जाएगा। यस सर। क्या आएगा, डीटीए या डीटीएल? डीटीएल। डीटीएल आएगा? क्यों डीटीएल आएगा? लॉजिक बताओ। ठीक है, सुनो। टैक्स बेस इज द बेस वेर इन हम क्या करते हैं, इस टैक्स बेस के बेसिस पे हम टैक्स पे करते हैं, बराबर। और ये है अकाउंटिंग बेस, जो मेरा बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है मेरा, जिसमें हम जो भी डीटीएल है डीटीए है वो जो भी क्रिएट करते हैं। अब देखो, टैक्स बेस इज मोर, 150 है, सॉरी 500 है। टैक्स बेस क्या है मेरा? ज्यादा है, बराबर। मेरा जो यहाँ पे बेस है ना, यहाँ पे अकाउंटिंग बेस, टैक्स बेस ज्यादा है, अकाउंटिंग बेस कम है, राइट। अकाउंटिंग बेस कम है। अब क्या करना पड़ेगा, जब भी एक चीज याद रखना, मुझे जो भी बुक्स है ना, मेरा बुक्स बुक्स मुझे टैक्स बेस तक लेके जाना है। ठीक है, टैक्स बेस तक लेके जाना है। अब टैक्स बेस ज्यादा है, राइट, और मेरा अकाउंटिंग बेस कम है,
और यहाँ पे मैं किसके लिए देख रहा हूँ? असेट्स के लिए देख रहा हूँ, राइट? असेट्स के लिए देख रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरा टैक्स बेस ज्यादा है असेट्स का, अकाउंटिंग बेस कम है, राइट? तो फिर ये क्या, यहाँ पे क्या करेंगे हम, मुझे क्या करना है, असेट्स को बढ़ाना है, बरोबर ना? टैक्स बेसिस मोर, अकाउंटिंग बेसिस लेस, और अकाउंटिंग बेस को मुझे हाँ। बढ़ाना है, असेट्स को बढ़ाना है। असेट्स को बढ़ाना है तो यहाँ पे आ जाएगा डीटीए। क्या आएगा यहाँ पे? DTA। डीटीए। अब चलो एक और चांस देता हूँ, यहाँ पे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का क्या होगा वो बताओ। सेम लॉजिक लगेगा, बस लाइबिलिटी के हिसाब से सोचना है मुझे। ये लॉजिक लेके जाओगे तो फिर जो मेरा जो इनकम टैक्स का जो इंडेक्स 12 है ना, वो इतना इजी जाएगा ना, एकदम सोपा हो जाएगा वो। देखो यहाँ पे अकाउंटिंग बेस में, सॉरी टैक्स बेस में 0 है, लाइबिलिटी अकाउंटिंग बेस में लाइबिलिटी है 5 का। मैं तुमसे कम कहूँगी। DTA। डीटीए, सिंपल, समझ में आ गया? तो यहाँ पे डीटीए, दोनों भी जगह में डीटीए आएगा। डीटीए कितना है? 155 इंटू 30%। ठीक है, 155 कैसा आया? 50 प्लस 5 विच इज 155। अब यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है वो मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे दोनों के ऊपर डीटीए क्रिएट करना है, उसके लिए 155 ले आओ मैंने। 155 इंटू 30% करो, कितना आता है? 46.5, राइट? 46.5। तो मेरा यहाँ पे नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स आर, डीटीए है, नेट असेट्स मेरा 470 है, प्लस डीटीए करो 470, तो ये आ जाएगा 516.50, 516.50। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? बताओ। यस सर। पक्का? अब एक और चीज यहाँ पे हाँ। मुझे क्या कंप्यूट करना है, स्टेप, अब यहाँ पे एनसीआई कंप्यूट करना है। तो स्टेप 6 पे और स्टेप 5 में कर लो एनसीआई नॉन। स्टेप 5 में नॉर्मली हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करते हैं, बट यहाँ पे एनसीआई कर लो, क्योंकि मुझे गुडविल और कैपिटल रिजर्व के लिए एनसीआई ये अब चाहिए, मुझे एनसीआई चाहिए। तो स्टेप 5, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है हमें। कुछ बताया क्या कि कौन सा मेथड से करना है? ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। और अगर हम क्वेश्चन रीड करने के बाद भी ऐसा समझे, यहाँ पे किसका फेयर वैल्यू दिया है? सिर्फ सिर्फ प्रोफेशनल, दैट इज एक्वायरर का फेयर वैल्यू दिया है। एक्वायरी का फेयर वैल्यू दिया ही नहीं है कहीं पर, बरोबर ना? एक्वायरी का जो है ना फेयर वैल्यू नहीं दिया है, शेयर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर नहीं दिया है। तो मैं फेयर शेयर्स का बेसिस में हमें कंप्यूट ही नहीं कर सकता फेयर वैल्यू के बेसिस में। तो डायरेक्टली यहाँ पे मुझे अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनेट मेथड है। सिंस क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट मेथड ऑफ एनसीआई एंड फेयर वैल्यू, we will compute NCI based on proportionate method। तो नॉर्मली प्रोपोर्शनेट मेथड में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम? व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड? नेट असेट्स into इनटू into परसेंटेज ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, राइट? yes। अब यहाँ पे नेट असेट्स कितना है? मैंने नेट असेट्स कंप्यूट कर लिया ना, देखो 516.50,
देखो तो यहाँ पे ₹516.51, यार चिपक के क्यों आ रहा है, 516.50 इंटू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 30% है ना आई गेस। कितना कंट्रोलिंग लिया है, हाँ 70%। अगर प्रोफेशनल ने परचेज किया है तो 30% क्या रहेगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो कंप्यूट करो कितना आता है, 156.50 इंटू 30%, 154.95, राइट। क्या यहाँ तक क्लियर है, यस सिंपल। सर। हाँ। चलो आगे हम देखते हैं स्टेप नंबर 6, विच इज माई कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल और बार्गेन परचेज। एक मिनट, बार्गेन परचेज, ठीक है। हम कैसे कंप्यूट करेंगे, दो मेथड है नॉर्मली, एक जर्नल एंट्री वाला और एक टैबुलर। बेस्ट है टैबुलर कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे परचेज कंसिडरेशन। कितना है मेरा परचेज कंसिडरेशन, बताओ। 87 कुछ तो था ना, 87.43 लैक्स, राइट। ऐड कर लूंगा मैं क्या, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है, 154.95, ठीक है। ऐड करता हूँ मैं प्रीवियसली फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड शेयर। यहाँ पे कुछ है नहीं, प्रीवियसली हेल्ड शेयर कुछ नहीं है नहीं। दिस इज स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन में हम पढ़ेंगे ये जो फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी शेयर क्या है। तो टोटल बताओ इसका कितना आता है, 87.43 प्लस 154.95, 242.38 लैक्स, ठीक है। इसमें से लेस कर दो नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स। अब नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स मेरा यहाँ पे 516.50 है, 516.50 लैक्स, ठीक है। ये लेस कर दो, तो बताओ मेरा यहाँ पे गुडविल आ रहा है या कैपिटल रिजर्व। क्या आएगा, बार्गेन परचेज। बार्गेन परचेस, वेरी गुड। 242.38 माइनस 516.50, 274.11, ठीक है। और इसको हम नॉर्मली कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, इजी। तो यस हमने सर। 6 स्टेप्स में पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी कुछ नहीं, एक फॉर्मेलिटी पार्ट, दैट इज मुझे बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया हमें एक्वायरर, सेकंड एक्विजिशन डेट, ये दोनों सिंपल था। फिर उसके बाद मेरा परचेज कंसिडरेशन आ गया, जिसमें इक्विटी शेयर्स दे रहे थे, हम इक्विटी शेयर्स परचेज किया, सॉरी इक्विटी शेयर्स इशू किया, परचेज नहीं इशू किया, 70%। और फेयर वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल डेफर्ड कंसिडरेशन था ये वाला पार्ट, जो भी हमने 2 साल के बाद जो है ना देना है 35 लैक्स, तो उसके लिए आज ही प्रोविजन बना के रखा। कैसे प्रोविजन बनाया, जो भी 35 लैक्स है उसको डिस्काउंट किया आज के
रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिर मुझे डेफर्ड कंसिडरेशन आया, फिर शेयर बेस्ड पेमेंट जो भी था वो आ गया। हमने ये देख लिया, फिर उसके बाद आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कंप्यूट किया। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे ये जो है ना बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो वैल्यू लेना है ना, वैल्यू किसका लेते हैं हम, डायनेमिक लिमिटेड का। एक्वायरी है ना, एक्वायरी का लेते हैं। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, उसके लिए लिख रहा हूँ। और हम एक्विजिशन अकाउंट में दिस वाला पार्ट विल बी कंसिडर्ड फेयर वैल्यू, और ये वाला जो है ना फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के ऊपर मुझे क्या है, डेफर टैक्स कंप्यूट करना पड़ा। कम कंसिडर करने के बाद यहाँ पे अमाउंट आ गया नेट आइडेंटिफाइबल एसेट का, फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मेजर कर लिया, तो मेरा गुडविल बार्गेन परचेस आ गया। ठीक है, अब अभी करना है मुझे क्या, बैलेंस शीट बनाना है। प्रोफेशनल लिमिटेड, लिमिटेड ही है ना। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नॉर्मली हम CFS में कंसोलिडेटेड बैलेंस लिखते हैं, बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं 3 कॉलम बना रहा हूँ, जिसमें हम सबसे पहले प्रोफेशनल का लिखेंगे, फिर उसके बाद किसका था, डायनामिक, और यहाँ पे टोटल। ठीक है, और ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स। आंसर में से लिखने से पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन में ही देख लेते हैं कि मेरा बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन दिख रहा है कि स्क्रीन के ऊपर, दिख रहा है ना। हाँ। हम्म, तो यहाँ पे PPE, तो प्रोफेशनल लिमिटेड जो है ना यहाँ पे होल्डिंग कंपनी हुआ, दैट इज पेरेंट कंपनी। तो प्रोफेशनल लिमिटेड के उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, चेंज आएगा डायनेमिक लिमिटेड के केस में। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोफेशनल का 300, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। और डायनेमिक का कितना, 500 था, बट फेयर वैल्यू के बेसिस में कितना, 350 ही होगा, तो प्लस 350। समझा क्या बोल, क्या क्या मैंने, यहाँ पे ये बुक वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू को कंसिडर किया, तो ये आ जाएगा 650। इन्वेस्टमेंट सेम, 400 है, प्लस 100 डायनेमिक का है, 500 आ गया, बरोबर। फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज है 250, प्लस 150, कुछ नहीं ऐड कर रहा हूँ सिर्फ, तो कितना आ गया ये 400। ट्रेड रिसीवेबल 450, प्लस 300, ये आ गया 750। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 200 प्लस 100, ये आ गया 300 रुपये। ठीक है, और कुछ है क्या असेट के केस में, कुछ भी नहीं, तो ये ऐड कर लो, कितना आता है टोटल देख लो, 650 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 750 प्लस 300। कुछ तो मिस कर रहे हैं हम, समथिंग वे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नीचे है, सो सॉरी, ये मेरा फाइनेंशियल एसेट है, दिस वन इज माय फाइनेंशियल एसेट। ट्रेड रिसीवेबल इज 200 प्लस 100, तो ये आ जाएगा 350, सॉरी 300। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 400 प्लस 230, 400 प्लस 230, ये आ जाएगा 630। तो अब देख लो, 650 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 750 प्लस 300 प्लस 630, ये आ रहा है मेरा टोटल 3230। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड देखेंगे। लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल 500 किसका, प्रोफेशनल का, प्लस, प्लस यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हमने इक्विटी शेयर इशू किया,
बरोबर। इसको इशू किया, डायनेमिक को इशू किया, कितना इशू किया, कितना इशू किया, 1400 ना, 1400 नहीं सॉरी 1,40,000। यहाँ पे अगर देखो तो 1,40,000 शेयर्स इशू किया, बराबर। 1,40,000 इंटू ये 140 जो है ना, ये आके फेयर वैल्यू है। इसमें से फेस वैल्यू जो डायनेमिक है ना, सॉरी डायनेमिक नहीं, प्रोफेशनल का फेस वैल्यू कितना है, 10 है, ओनली 10 रुपीज। ये कहाँ से समझ में आया, आ जाओ क्वेश्चन में बताता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच ऑफ डायनेमिक लिमिटेड, यानी फेस वैल्यू ऑफ डायनेमिक इज 100 एंड प्रोफेशनल लिमिटेड का 10। ठीक है, तो अब देखो तो 40 में 10 इज फेस एंड 30 इज प्रीमियम, और कितना 1,40,000 शेयर्स इशू किया है। तो ऐड करो बोल रहा हूँ, कैलकुलेट करो 1,40,000 इंटू 10, और ये लैक्स में बता रहे, तो +14 आ जाएगा यहाँ पे। समझा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन समझा क्या बताओ। यहाँ पे आ जाएगा 1,40,000, 14 लैक्स आएगा। हम क्या कर रहे हैं, लैक्स में दिखा रहे हैं, उसके लिए डिवाइड बाई लैक्स किया मैंने, तो कितना आ जाएगा 14। तो 514 का वैल्यू आ गया यहाँ पे। इज दैट क्लियर बताओ, ये वाला पार्ट समझा क्या, या कैलकुलेशन फिर से बताओ। देखो डिटेल में बताता हूँ कैलकुलेशन। हाँ भूमि। एक बार और बता दो। हम्म, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, आंसर में सॉरी, 2 लाख शेयर्स है, बरोबर। उसका 70% इशू किया, यानी 70% इन द सेंस डायनेमिक का 70% एक्वायर किया प्रोफेशनल। तो ये टोटल यहाँ पे कंप्यूट करो कितना आता है, 2 लाख इंटू 70%, कितना शेयर्स आएगा, 1,40,000 शेयर्स। इजी, ठीक है। और यहाँ पे प्रोफेशनल लिमिटेड का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू इज 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 1,40,000 शेयर्स है, ये आ जाएगा 14 लैक्स, ठीक है। 14 लैक्स का ये है। तो यहाँ पे देखो इन लैक्स अमाउंट है, तो मैंने क्या किया 500, तो 500 लैक्स एंड 14 लैक्स, ये आ गया 514 इक्विटी शेयर कैपिटल। सिंपल, देखो, अंडरस्टूड। हम्म, यस। ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे हम। अब प्रोफेशनल का हो गया ना, कंट्रोल किसके ऊपर है, डायनेमिक का ऊपर, प्रोफेशनल का कंट्रोल है ना। तो प्रोफेशनल की बुक्स में सिर्फ प्रोफेशनल का कितना इन्वेस्टमेंट है इक्विटी शेयर्स में, वो दिखाएंगे हम। इसका कोई भी इक्विटी शेयर और कोई भी यहाँ पे अदर इक्विटी कंसिडर नहीं करेंगे इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये याद रखो, ये दोनों हम कंसिडर नहीं करते। हम कंसिडर करते हैं जो एक्विजिशन डेट में जितना भी रिजर्व है, किसका, एक्वायरर का, प्लस एक्विजिशन डेट में जो रिजर्व कंप्यूट किया, जैसे कैपिटल रिजर्व कंप्यूट किया ना अभी बार्गेन परचेस, वो वाला पार्ट, प्लस एनसीआई वो इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स प्रोफेशनल ने किसको, डायनेमिक को इशू किया 14 लैक्स का, तो 14 लैक्स का यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आगे अदर इक्विटी, अदर इक्विटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से देखो। ये यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में लिख लेते हैं। न्यू सेशन क्रिएट करते हैं, पहले 1 मिनट बचा है। ओके। हम्म, अदर इक्विटी वाला पार्ट, शेयर कैपिटल वाला पार्ट समझ गया कैसा आया। 500 इज ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड, ठीक है, प्लस 14 लैक्स का जो है ना, 14 लैक्स इक्विटी शेयर कैपिटल किसको, प्रोफेशनल ने डायनेमिक को इशू किया। अब अदर इक्विटी, अदर इक्विटी में क्या क्या आएगा, सबसे पहले अदर इक्विटी में 110 ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड आ जाएगा, ठीक है। 110 ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड, प्लस हमने देखा कि आंसर में जो एसबीपी है, एसबीपी का 2.5 आएगा, ठीक है, एसबीपी का 2.5, तो एसबीपी का 2.5 आ गया, प्लस कैपिटल रिजर्व हमने जो कंप्यूट किया ना, गुडविल में बार्गेन परचेस आया है ना, देखो कहा गया, हाँ बार्गेन परचेस आए 274.12 का, तो वो इंक्लूड होगा 274.12 का, 274.12, ठीक है। तो ये कंप्यूट करो कितना आता है, 110 प्लस 2.5 प्लस 74.12,
और कुछ मिस कर रहे हैं क्या हम? ठीक है, 180 तो ये आ गया, 1.2, 274 पॉइंट ये हो गया। वो प्रोविजंस में चला जाएगा। बस इतना ही है। 1 मिनट रुक जाना, सही आ रहा है क्या देखने दो। हम्म क्या है यहाँ पे एक और चीज़ है, इक्विटी सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे जो है ना, 40 रुपीज का शेयर इशू किया था ना, 10 रुपीज वॉज फेस वैल्यू एंड 30 रुपीज जो है ना वो प्रीमियम है। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम भी अदर इक्विटी में आएगा। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है ना, ये भी सिक्योरिटी अदर प्रीमियम अदर सॉरी अदर इक्विटी में आएगा। तो कितना, 140 शेयर्स के ऊपर 30, 140 × 30, तो ये आ जाएगा 42 प्लस 42। तो देखो तो 0.5 प्लस 27, 274.12 प्लस 42, तो ये आ जाएगा टोटल 112.62 ऑफ अदर इक्विटी। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पे, 112.862। कुछ नहीं, इधर उधर से अमाउंट लिया है हमने। क्या किया है, सबसे पहले जो इसका है, किसका, प्रोफेशनल का, प्रोफेशनल का इतना आ गया। ठीक है, 8110 फर्स्ट थिंग। ये जो है 2.5 मेरा एसबीपी हमने परचेज कंसिडरेशन में कंप्यूट किया था ना, वो वाला पार्ट है। 274 वाला पार्ट, 274.12 जो है ना, दिस इज नथिंग बट माई बर्गेन परचेस। ठीक है, एंड ये वाला जो है मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम है। क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा फेयर वैल्यू में इक्विटी शेयर इशू किया था। अब फेयर वैल्यू में 40 रुपीज में 10 रुपीज वॉज माई फेस वैल्यू एंड 30 वॉज माई सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 30 रुपीज ऑन 1,40,000 शेयर्स। ठीक है, तो वो आ जाएगा 42, तो टोटल 112.86 आ गया। ठीक है, चलो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में देखो, तो 250, किसका, 250 ऑफ प्रोफेशनल। ठीक है, 200 ऑफ डायनेमिक, प्लस एक और चीज भी है। क्या एक और चीज है, ये देखो, ये वाला भी है ना, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 28.93, ये वाला भी हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन में इंक्लूड करेंगे। तो ये आ जाएगा 28.93। ये कंप्यूट करो कितना आता है, 250 प्लस 200 प्लस 28.93 और 78.93। ठीक है, अब आ जाएगा डेफर्ड टैक्स। 1 मिनट, यहाँ पे ना फॉर्मेटिंग में कुछ इशू है। सबसे पहले ये वाला जो है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। दिस वन इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये नीचे वाला लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड नीचे वाला डेफर्ड टैक्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है, 250 प्लस 200, 250 प्लस 200, तो ये आ जाएगा 450। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है, 50 प्लस 70 प्लस 28.93। 50 कैसे आ गया, 50 यहाँ से, 70 यहाँ से एंड 28.93 डेफर्ड कंसिडरेशन। तो ये कंप्यूट करो तो 50 प्लस 70 प्लस 28.93, तो ये आ जाएगा 148.93। ठीक है, डेफर्ड टैक्स 40 प्लस 35, ये दोनों ऐड कर लिया। ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी है हमारा, क्या आया था, डेफर्ड टैक्स असेट। तो डेफर्ड टैक्स असेट कितना है देखो, डेफर्ड टैक्स असेट इज 46.50। समझ रहा है कि क्या कर रहा हो, 46.50। तो लाइबिलिटी से में से असेट माइनस हो जाएगा, तो 46.50 लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 40 पॉइंट प्लस 35 प्लस माइनस 46.50, ये आ जाएगा 28.50। बाकी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 100 प्लस 150, ये सेम 250 आ जाएगा। ट्रेड पेबल में भी कोई भी चेंजेस नहीं है, तो ये आ जाएगा 550। ये किचबिच हो गया ना बहुत, जो जो मार्क करेगा वो कंप्यूट कर लो। 514 प्लस 112.862 प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स
प्लस डेफर्ड टैक्स का जो डेफर्ड टैक्स बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस डेफर्ड टैक्स प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और ट्रेड पेबल। टैली हो रहा है कि वो देख लो, फिर उसके बाद हम पेयर में सब कुछ कर लेंगे। 514 प्लस 1128.62। वी आर मिसिंग आउट समथिंग। क्या मिस आउट कर रहे हैं हम? एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कितना है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है मेरा? 154.95, राइट। 154.95, तो यहाँ पे 154.95, तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट 3226। टैली हो रहा है क्या? हम्म, एक और भी चीज़ कुछ तो मिस कर रहे हैं हम। 514 प्लस 12.62, 450 प्लस 148.93, 28.50, 250 प्लस 550, 225। और मेरा यहाँ पे असेट का टोटल कितना है? 5 का क्या मिस आउट कर रहे हैं? कुछ तो मिस आउट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, फेयर में लिख के देखते हैं, फिर उसके बाद टैली हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। कितना है? 5 का डिफरेंस है बस, 4 रुपए का डिफरेंस है, वो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस होगा। तो फेयर में लिख लेते हैं हम। सबसे पहला आ जाएगा असेट्स। असेट्स में आएगा नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रोफेशनल का कितना था? 500, डायनेमिक का 350, तो टोटल आ गया, प्रोफेशनल का 350 था शायद, 300, 300, ये आ जाएगा 650, राइट। पहले यही था ना। देन आएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना था? 400 प्रोफेशनल का था, 100 डायनेमिक का था, तो ये आ जाएगा 500। देन आ जाएगा नीचे करंट असेट्स। ये क्वेश्चन में से ही ले रहा हूँ मैं। उसमें सबसे पहला है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज कितना है? 250 एंड 150, तो यहाँ पे 250 एंड 150, ये आ गया 400। समझ रहा है ना? फिर आएगा फाइनेंशियल असेट्स, जिसमें आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। कितना है? 450 और 300, 750। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या क्या है? आगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच इज 200 एंड 100, 300। ठीक है, फिर उसके बाद अदर्स भी है विच इज 400 एंड 230, विच कम्स आउट टू बी 630। तो टोटल यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 3230 आ रहा है। ये ऑलरेडी हमने कंप्यूट कर लिया असेट्स का। देन आएगा इक्विटीज एंड लाइबिलिटी। उसमें सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल प्रोफेशनल का तो 500 था, राइट। देन उसके बाद एडिशनल शेयर्स इशू किया
50 लाख शेयर्स प्लस 1.4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 इच। तो यहाँ पे ये 14, 5114। इसका कंप्यूटेशन कैसा आया? इसका कंप्यूटेशन हमने इसमें परचेज कंसिडरेशन में देखा है 1,40,000 शेयर्स था। 1,40,000 शेयर्स इंटू ₹10 ईच, तो यहाँ पे 14 लाख आ जाएगा। ठीक है। देन कम्स अदर इक्विटी। अब अदर इक्विटी में क्या क्या है? सबसे पहले प्रोफेशनल का जो है ना, प्रोफेशनल का 810, 810 प्रोफेशनल का क्वेश्चन में दिया है। SBP 2.5, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कंप्यूट कर लेते हैं हम। 2.5 क्या है? SBP, राइट। सिक्योरिटीज प्रीमियम है इसमें, कितना है सिक्योरिटीज प्रीमियम? 1,40,000 शेयर्स इंटू ₹30, तो कितना आएगा? 42। फिर बागेन परचेज जो कैपिटल रिजर्व है मेरा, वो कितना है बागेन परचेज? 274.12, 274.12। और क्या है साथ साथ में? एक और भी एडिशनल कुछ था ना? ये क्या? 274.12 प्लस 42 प्लस 2.5। यस, ये तीन चीजें थी। 0.62। तो टोटल अगर देखोगे तो कितना आएगा? 318.62 प्लस 810, तो टोटल 112.62। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताओ, ये वाला पार्ट क्लियर है? SBP हम PC से लिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी PC से आया है, और बार्गेन परचेज जो है ना, गुडविल वाला पार्ट है। Yes. दिस बोथ आर फ्रॉम स्टेप नंबर 3, एंड ये है स्टेप नंबर 6 का पार्ट। देन उसके बाद आगे क्या है अदर इक्विटी की बात? यहाँ पे आ जाएगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, नॉर्मली नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इक्विटी और अदर इक्विटी, उसके बाद हम प्रेजेंट करते हैं। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है? 154.95, 154.95। ठीक है, उसके बाद नॉन करंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब इसमें सबसे पहले आ जाएगा फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कितना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स? मेरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 250 एंड 200, विच कम्स आउट टू बी 450, राइट। देन आ जाएगा मेरा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 50 एंड 70, which is 50 and 70 comes out to be 120, right। इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में एडिशनल एक और चीज़ है हमारा, क्या है? डिफर्ड कंसिडरेशन।
प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन। ठीक है, जो यहाँ पे 28.93 कुछ है, 70 प्लस 28.93, तो कितना आता है देखो, 28.93 प्लस 70 प्लस 50, क्या आ जाएगा, 148.93। ये डेफर्ड कंसिडरेशन कहाँ से आया है, ये आया है फ्रॉम स्टेप नंबर 3। ठीक है, समझा यहाँ तक। देन आता है डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स भी मेरा यहाँ पे प्रोफेशनल का कितना है, 40। ठीक है, डायनेमिक का क्या होगा, 35। ठीक है, 35 माइनस जो भी था, कितना था 35, या सिर्फ ऐसा लिख लो, यहाँ पे 35 और कंप्यूटेशन यहाँ पे दिखा देते हैं, 40 प्लस 35 माइनस डेफर्ड टैक्स असेट भी था ना मेरा। डेफर्ड टैक्स असेट कितना है, 46.5, राइट। तो 40 प्लस 35 माइनस 46.5, ये आ जाएगा 28.5। ये समझा क्या, बताओ क्या यस किया सर। मैंने। प्रोफेशनल का 40 है, ठीक है, 35 इज ऑफ डायनेमिक, डायनेमिक का था, माइनस कर दिया हमने, डेफर्ड टैक्स कंप्यूट कर लिया था ना, डेफर्ड टैक्स असेट। यहाँ पे माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है उसके लिए माइनस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और कॉलम बनाना चाहिए था मैं, कंप्यूटेशन वाला। ठीक है चलो कोई ना, डेफर्ड टैक्स हुआ, डेफर्ड टैक्स के बाद मेरे यहाँ पे आ जाएगा करेंट लाइबिलिटीज, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कितना है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, 100 एंड 150, विच कम्स आउट टू बी 250। देन आएगा ट्रेड पेबल, 250 और 300, तो ये आ जाएगा 550। एंड एक और भी चीज, हमारे पास कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी था, राइट, लाइबिलिटी फॉर लॉ सूट्स। यहाँ पे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी नहीं लिख सकते बुक्स में, क्योंकि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी नोट्स टू अकाउंट्स में होता है, तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, लाइबिलिटी फॉर लॉ सूट्स कितना है, 5। तो कंप्यूट करो ये कितना आ रहा है, 514, 1128.62, 154.95, 450 प्लस 148.93 प्लस 28.50 प्लस 250 प्लस 1150 प्लस 5, तो ये आ रहा है क्या, 323230, और मेरा असेट्स का टोटल कितना है, 3230। टैली हो गया मेरा बैलेंस शीट, यस सर। समझ में आया क्या किया। ये जो टोटल क्वेश्चन है ये 14 मार्क का आ सकता है एग्जाम में। हाँ ठीक है, सर। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में लॉ सूट्स का मिस आउट कर दिया था ना, उसके लिए टैली नहीं हो रहा था यहाँ पे, यहाँ पे लॉ सूट्स के लिए नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन वाला छोड़ दो, फेयर में लिख लो, फेयर में जो लिखा है उसको देख लेना, सिंपल है। एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ, देन विल एंड द क्लास। आज यही यही एक ही क्वेश्चन हुआ क्लास में, तो सिंपल है, क्या हो रहा है, प्रोफेशनल लिमिटेड डायनेमिक लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है, 70% एक्वायर कर रहा है, 70% एक्वायर कर रहा है, तो फिर स्टेप्स के बेसिस में, 6 स्टेप्स के बेसिस में हमने सारा कंप्यूट कर लिया, फिर उसके बाद कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर था, जिस जिसमें मेरा प्रोफेशनल लिमिटेड
इज गिविंग द इक्विटी शेयर्स, इशूइंग द इक्विटी शेयर्स, गिविंग कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन, तो फिर यहाँ पे प्रोफेशनल लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज एक्वायरर। सेकेंड, एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट क्या रहेगा, क्वेश्चन में दिया है, जो है 1 अप्रैल X2, ठीक है। देन कम्स परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में हमने देखा कि प्रोफेशनल लिमिटेड जो है ना, किसको, डायनेमिक लिमिटेड को इशू कर रहा है फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ डायनेमिक लिमिटेड। डायनेमिक लिमिटेड में जितना भी शेयर्स है, उसका जो है ना, एवरी 2 शेयर्स ऑफ डायनेमिक में 1 शेयर ऑफ प्रोफेशनल मिलेगा, ठीक है। 2 शेयर ऑफ डायनेमिक का, 1 शेयर ऑफ प्रोफेशनल। तो फिर यहाँ पे 70% जो है ना, हमने वैसे ही कंप्यूट किया। 4 लाख शेयर डायनेमिक का था, ये शेयर्स कितना है, इसका है, ये डायनेमिक का है, ये डायनामिक का है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई 2 × 1, यानी क्या, 2 शेयर को 1 शेयर मिल रहा है, ठीक है। उसके बेसिस में 2 लाख शेयर, और प्रोफेशनल लिमिटेड 70% ही ले रहा है, और प्रोफेशनल लिमिटेड का फेयर वैल्यू मेरा आ गया 56 लैक्स। इसको कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे हम, इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें भी 2 चीजें होगा, एक मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, जो फेस वैल्यू वैल्यू पार्ट पार्ट है, और एडिशनल 30 जो है ना, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, ठीक है। देन कम्स डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन यानी क्या, 35 लैक्स इन फ्यूचर मिलने वाला है 2 साल के लिए। उसके लिए आज से ही हम क्या करेंगे, प्रोविजन बना के रखेंगे, यानी क्या, फ्यूचर का 35 लैक्स आज के रेट से डिस्काउंट करेंगे, और आज में कितना आएगा वो देखेंगे, और इसको लॉन्ग टर्म प्रोविजन में डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। शेयर बेस्ड पेमेंट, ओरिजिनल अवार्ड वॉज डिवाइडेड बाय न्यू इन्वेस्टमेंट, और ओरिजिनल इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद करो तो काम बच जाएगा। तो यहाँ पे 5 लैक्स माई वॉज माई ओरिजिनल अवार्ड, ये जो है ना न्यू वेस्टिंग पीरियड है, और ये ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड है, विच एवर इज हायर ले लेंगे। तो 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 ईयर्स एक्सपायर्ड पीरियड कर लिया, तो 2.5 लैक्स का मेरा क्या आ गया, SPB। तो फिर टोटल कंसिडरेशन 87.43 लैक्स आ गया। सिंपल, यहाँ तक बहुत ही सिंपल था। आगे हमने देखा था आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। यहाँ पे डायनेमिक लिमिटेड का आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कंप्यूट किया, बुक वैल्यू लिया, फेयर वैल्यू लिया। सिर्फ फेयर वैल्यू यहाँ पे चेंज किसका है, फेयर वैल्यू ऑफ, फेयर वैल्यू ऑफ PPE चेंज है सिर्फ, और बाकी का कोई भी चेंज नहीं है। बाकी का सब सेम, बुक वैल्यू सेम, मेरा फेयर वैल्यू है, ठीक है। और इसके बेसिस में जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है 150 का, उसके ऊपर मैंने क्या किया, DTA क्रिएट किया, DTA क्रिएट किया। सेम लास्ट कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को भी इंक्लूड करूंगा। क्यों इंक्लूड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का रिलायबल एस्टिमेट है। अगर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का रिलायबल एस्टिमेट नहीं होता, तो फिर उस केस में यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करते। रिलायबल एस्टिमेट क्वेश्चन में दिया है, तो फिर इंक्लूड कर लिया मैंने, और इसके ऊपर भी DTA क्रिएट किया। तो यहाँ पे मेरा नेट असेट्स आ गया, ठीक है। नेट असेट्स आ गया, और जो भी DTA कंप्यूट करना था वो कंप्यूट कर लिया, तो आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स आया। इसके ऊपर 30% अप्लाई करके मैंने क्या, NCI कंप्यूट किया, और उसके बेसिस में मेरा परचेज कंसिडरेशन प्लस माई NCI माइनस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स विल बी माई गुडविल या बार्गेन परचेस। यहाँ पे बार्गेन परचेस क्यों आया, क्योंकि जो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स है वो 156, दैट इज 156.50 था, विच इज मोर देन द परचेस कंसिडरेशन पेड। तो उसके लिए यहाँ पे बार्गेन परचेस आया, विच इज अल्टीमेटली ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बेस्ड ऑन होल थिंग विल प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था अदर इक्विटी, बाकी का सब एक प्लस 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 कर रहे थे। SBP जो है ना, परचेज कंसिडरेशन में स्टेप 2 में 2 चीजें हैं, एक SBP एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। 2 चीज यहाँ पे आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 30, यानी कि 40 रुपीज का फेयर वैल्यू था, 10 रुपीज मेरा शेयर में गया, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड सेकेंड 30 रुपीज मेरा यहाँ पे इस अदर इक्विटी में आ गया, बार्गेन परचेस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद NCI को सेपरेटली हमने ये कर लिया, क्या, डिस्क्लोज। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर चेक चेक पॉइंट्स बोलूँ मैं, वन इज अदर इक्विटी, एंड दूसरा वाला जो है ना, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये 2 पॉइंट मेजरली भूल जाते हैं, और ये वाला, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर, समझ गया क्वेश्चन, सिंपल था क्वेश्चन, एक बार Yes, सॉल्व करना है। होमवर्क है कि ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करना है बिना आंसर देके, ठीक है। जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने। यानी क्या, एग्जाम में अगर आया तो फिर कम से कम ये 25 to 30 मिनट्स लेगा। इससे भी बड़े क्वेश्चन से आगे वो भी करने वाले हैं, तो 25 to 30 मिनट्स लगता है। तो फिर उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइटिंग प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन का, तो ईजी हो जाएगा, सिंपल है, और कुछ नहीं है। पाइएगा तो चीज़ें पता है क्या एडजस्टमेंट कहाँ पे लेना है हमें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड हैव अ वेरी नाइस डे।